दर्शकों, मैं हूं कमल प्रकाश। निश्चित रूप से रोजाना शाम को हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय के ऊपर आप लोगों से बातचीत करते हैं। कोरोना का ये दूसरी लहर, इस दूसरी लहर के अंदर क्या बाजार की स्थितियां हैं, क्या लॉकडाउन जो खुलना है, जो अनलॉक होना है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। और निश्चित रूप से इन्हीं सब चर्चाओं के अंदर आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे व्यवसायियों से बातचीत करेंगे और ऐसे व्यवसायियों से जानकारी लेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है वो रुक गई है। आज का जो हमने जो सब्जेक्ट रखा है, उस सब्जेक्ट का नाम भी हमने यही रखा है, इकोनॉमी क्यों स्टॉप। निश्चित रूप से इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं, उन सब चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में इस पैनल के अंदर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। गिरधर तेजवानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजमेरनामा.com के नाम से आपका स्वयं का पोर्टल है और आपने भास्कर और अन्य कई अखबारों में अपना ग्राउंड से लेकर अप लेवल तक सारे पदों पे आप रहे हैं। और निश्चित रूप से आपका जो अनुभव है और अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से आपने हर व्यवस्थाओं को, हर चीजों को बारीकी से देखा है। निश्चित रूप से आपसे हम इन सब चीजों के ऊपर विशेषज्ञ रूप से इनमें जानेंगे। आज हमारे साथ में इस पोर्टल के अंदर जुड़े हुए हैं मुकेश जी, मुकेश पालीवाल जी, मुकेश जैन, जो कि अजमेर स्टेशन रोड के अंदर पालीवाल वुलन के नाम से कभी व्यवसाय हुआ करता था। उसके बाद आपने पूरे अपने व्यवसाय को चेंज कर कर इस यूनिफॉर्म के अंदर आ गए। यूनिफॉर्म के अंदर जब कभी किसी जमाने के अंदर यूको बैंक हुआ करता था, यूको बैंक के पास में जब भारत फर्नीचर करके एक यूनिट हुआ करती थी, उस जगह को आपने बहुत अच्छे ढंग से, आपने और आपके भाई राकेश जी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बढ़ाया। और निश्चित रूप से यूनिफॉर्म की दुनिया के अंदर यदि आप बोले तो एक जाना पहचाना नाम और एक मार्के वाला नाम यदि कहलाता है तो पालीवाल वुलन एम्पोरियम है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ी चीज है कि मेरा बाल्यकाल से ही आपसे संपर्क रहा। छोटे भाई होने के नाते मैं आपके उस क्षेत्र के अंदर हमेशा आपके सामने ही जीवन में बढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपकी जो, जब मैं फोटोग्राफी किया करता, मैं परिचय इसलिए करा रहा हूँ कि जब मैं फोटोग्राफी किया करता था तो उस समय आपके शादी वगैरह की जो फोटोग्राफी है वो सब मेरे हाथ की करीबी है। निश्चित रूप से वो जमाना था और अब जमाना सब बदल गया है। मुकेश जी भी वुलन से, मैं स्वामी न्यूज और स्वामी कॉम्प्लेक्स मान गया और आपने वुलन की दुनिया से आप एक अजमेर के अंदर सभी स्कूलों के अंदर एक अपना वर्क पहुंचने के ऊपर काम किया। आज पैनल के ऊपर हमारे साथ में और भी लोग जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु मैं कहीं ना कहीं निवेदन करूंगा सबसे पहले गिरधर भाई साहब से, क्योंकि आज सुरभि से संजय जैन जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और जो शादियों के अंदर स्थितियां रहती हैं उनके ऊपर हमारे साथ में जो टेंट हाउस से जो जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। भार्गव साहब टेंट हाउस वाले, वो भी हमारे साथ में जुड़कर इन सब चीजों की चर्चा में भाग लेंगे और भी लोगों के अंदर जोड़ेंगे। और यदि आप भी अपना कमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने विषय के ऊपर बात रखना चाहते हैं और हम लोगों के साथ में उन सब चीजों के बारे में हमको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं, हमसे कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये आदान प्रदान वाला प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग लाइव के माध्यम से लोगों से जुड़कर इन सब चीजों को करते हैं। मैं गिरधर राय साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार आप दिशा दें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे, फिर हम मुकेश जी से जानेंगे हर चीज के बारे में। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा गिरधर तेजवानी जी से, कृपया इसको दिशा जी। जी जी नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस समय कोरोना महामारी का जो दूसरा चरण है, दूसरी वेव है, उसका शिकार हैं और उससे बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर और WHO की ओर से जो गाइडलाइन थी उसके उपाय के रूप में लॉकडाउन को अपनाया गया। लॉकडाउन शब्द अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि जैसे शटर डाउन होता है ना, उस तरह लॉक, मतलब लॉक लगा देना। तो ये एक तरह से इकोनॉमी पर लॉक है और ये जानबूझकर लगाया गया, मतलब ये मजबूरी थी, आखिरी विकल्प था। पहला विकल्प तो ये था कि लोगों को समझाया जाए कि भाई आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ इकट्ठी न कीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि एक मानव प्रवृत्ति है कि वो आमतौर पे इन चीजों को, निर्देशों का कोई पालन नहीं करता, अल्टीमेटली कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर सारे देशों में सरकारों ने लॉकडाउन लगाया। तो इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन जो है वो एक सोचा समझा कदम है,
जानबूझ के उठाया हुआ कदम है और यहाँ तक कि आवश्यक कदम है। मतलब इसके अलावा कोई विकल्प था भी नहीं। कोरोना महामारी से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, उस जंग को जीतने के लिए ये एक ही उपाय था। और अब देखिए उसके रिजल्ट भी हैं। मतलब उस लॉकडाउन जो अत्यावश्यक बुराई है, उसके रिजल्ट्स ये हैं कि पिछले 50 दिन में उसकी वजह से और लोगों के कुछ अनुशासन में रहने की वजह से आज आप देखो डेथ रेट गिर गई है, संक्रमण की दर गिर गई है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो मारामारी थी वो खत्म हो गई है, ऑक्सीजन में बेड उपलब्ध होने लगे। ये सारा उसी का परिणाम। लेकिन अब क्योंकि ये मजबूरी थी हमारी कि लॉकडाउन का पालन करना था हमें, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो पूरा अर्थतंत्र है वो डे बाय डे, प्रतिदिन जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसको ग्रहण लगता गया। और अब तो 50 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, पूरा मार्केट बंद है। केवल सब्जी, किराना और दूध, ये जो बहुत आवश्यक, जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, इनका मार्केट हो रहा है, बाकी टोटल मार्केट बंद है। तो एक तरफ तो मार्केट बंद है, उस वजह से व्यापार बंद है। व्यापार बंद है तो यह है कि आम आदमी का जो खर्चा है वो तो है जारी, और उसकी इनकम है वो बंद। मतलब इनकम बिल्कुल बंद हो चुकी है। एक बहुत बड़ा तबका है, यदि सरकारी कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लोगों की इनकम बंद है। मनी के आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो रखा है और जाने का सतत जारी है, क्योंकि जो दैनिक दिनचर्या में जो चीजें आपको चाहिए वो तो हम यूज कर ही रहे हैं। तो एक तो पक्ष है जनता का, दूसरा पक्ष है सरकार का। सरकार का जो तंत्र है उसमें जो खर्च हो रहा है वो यथावत है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को तो ड्यूटी पे लगा ही रखा है, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी जो घर पर भी बैठे हैं तो उनकी सबकी तनख्वाह चालू है। मतलब सरकार का जो तंत्र है वो उस पर जो खर्चा होना है वो चालू है, लेकिन इनकम के और रेवेन्यू के जो बहुत सारे सोर्सेज हैं सरकार के वो बंद हो गए हैं। तो एक तरह से ये इस लॉकडाउन का असर सरकार पर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर हम एक अत्यावश्यक बुराई हमें अपनानी पड़ी और नतीजा ये है कि आज बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे क्या, अब तो अपर लेवल पे भी हर व्यक्ति ये कहने लगा कि लॉकडाउन आखिर कब खुलेगा। हम बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब परेशान भी कई तरह से हुए हैं लोग। जिन लोगों के घरों में डेथ हुई है, जिन लोगों के घरों में बीमार हुए लोग, वो परेशानी अलग भोगी है। उसके अलावा आर्थिक संकट भोग रहे हैं, अवसाद भोग रहे हैं, और आने वाला जो भविष्य है उसकी चिंता सता रही है कि वापस इसको पटरी पे हम कब तक ले आ पाएंगे। कई लोगों ने उधार लेके अपने जो खर्चों को मीट आउट किया है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह विचारने को मजबूर होना पड़ गया है कि इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए क्या किया जाएगा, हम अपने स्तर पे क्या प्रयास कर सकते हैं और सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। इसीलिए जो कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी उसमें यही सारा केंद्र बिंदु था कि हम जो है किस तरह से जो आम आदमी है, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, उसको राहत पहुंचा सके। तो कुल मिला के जो सब्जेक्ट जो है वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। मैं कहता हूँ रुकना शब्द से भी ज्यादा प्रभावशाली शब्द है चौपट होना, बिल्कुल चौपट हो गई है। और इसका जो दर्द है वो जो इसको भोग रहा है ना व्यक्ति, वो अंदर मन ही मन जानता, रो रहा है वो, और उसकी आवाज मुखर नहीं है, वो उसको कहीं मतलब अपनी बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। हम जरूर मीडिया के माध्यम से आम आदमी की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की बात को उठाना और उसको जीना, आम आदमी जिस दर्द को जी रहा है ना, हम तो उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, इतना गहरा दर्द है। तो हम एक बहुत ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें न केवल हमें जो स्व अनुशासन अपनाने की जरूरत पड़ रही है, बल्कि सरकार को भी नए सिरे से सारे सिस्टम को दोबारा पटरी पे लाने के लिए योजना बनानी पड़ रही है। और जहां तक हमारी जानकारी है कि जैसा कि 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। तो सरकार के जो सारे अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो मीटिंग करके और इस पे विचार कर रहे हैं कि इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। तो मोटे तौर पर सब्जेक्ट यही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं व्यापारी, जिनका सीधा अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है, उनको मार्केट का पूरा पता है, मार्केट का उतार चढ़ाव से बहुत अच्छी तरह से वो विज्ञ हैं। तो वो यदि अपना अनुभव बताएंगे तो हम इस सब्जेक्ट को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जी कमल प्रकाश।
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे एक जय कुमार जी तिवारी हैं, वो लगातार अभी तक करीबन करीबन 50 कमेंट कर चुके हैं और एक ही शब्द लिख रहे हैं वो कि अनलॉक। निश्चित रूप से अनलॉक होगा। जय कुमार जी, अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी इस समय मीटिंग चल रही है और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलेगी हम तुरंत आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इसी लाइव के माध्यम से हो सकता है आपको जानकारी हम दें। ये बिल्कुल आप निश्चित रूप से मान लें और धीरे धीरे खुलेगा, ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बात मान के। मैं बस सबसे पहले मैं मुकेश जी भाई साहब ये बताएं आप कि इस समय जो, क्योंकि आप एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो व्यवसाय कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म का व्यवसाय है, जो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और जो बच्चे हैं पिछले साल भी स्कूल नहीं खुले, उन स्कूलों के न खुलने की वजह से स्कूल में बच्चे नहीं गए, तो पिछली बार भी आपको आर्थिक स्थितियों को किस तरीके से उन सब चीजों को सरल करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सीजनल बिजनेस है, उसके लिए पूरे साल प्रक्रिया चलती है, उसके बाद जाकर आप सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और यदि हम दूसरी तरफ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं इस बार भी वही स्थिति, वही समय जब पिछले वर्ष का समय था उसी के करीबन करीबन के इस वर्ष भी यूनिफॉर्म के जो व्यवसाय है जिससे आप जुड़े हुए हैं और जो पिछले साल की यूनिफॉर्म है और इस साल की यूनिफॉर्म है, डबल यूनिफॉर्मों का आपको निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ा होगा। और जहां मुझे, मैं ये बताते हुए मेरे को भी अनिश्चित नहीं होगी और निश्चित रूप से आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको भी इस व्यवसाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह मालूम होगा। जहां हम तीसरे लहर की बात करते हैं वह तीसरी लहर के अंदर कहीं ना कहीं वो बच्चों पे ही इफेक्टेड होनी है। सरकार यदि सभी चीजें मेरे हिसाब से चालू कर देगी, परंतु हो सकता है कि स्कूल को चालू करने में सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इसके बारे में एक बार आपसे निवेदन है कि आप इसको थोड़ा बताएंगे कि क्या स्थिति है और किस किस तरीके से है, तो लोगों को, दर्शकों को इस बारे में जानकारी मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वामी न्यूज की जो चैनल है इसको मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट कर रही है और निश्चित रूप से कई सारे हमारे विषय ऐसे हैं जिनके हमने डिस्कस किया, जिनके बारे में हमने विषय को रखा, तो कई सारी समस्याओं का निवारण भी हमने होते हुए देखा है और लगातार हम शाम को 7 बजे करते हैं। मेरी मन की इच्छा थी कि आज निश्चित रूप से, क्योंकि आपका व्यवसाय इस तरीके का है और आपको टच भी नहीं किया था, तो क्या बोलते हैं इसके बारे में एक बार बताएं जी मुकेश। आवाज नहीं आ रही मुकेश जी, आपकी आवाज बंद करिए, आपने वहां से आपने आवाज बंद कर रखी है, आवाज चालू करें। आप हाँ आवाज चालू हो गई। बोले जी, बोले कमल जी, पहले तो मेरी आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। ये देखिए, हमने पिछले साल भी इस समय को भोगा और इसका सामना किया जी और वही समय है जो इस साल भी हम इसको समय को सामना कर रहे हैं। जी पिछले अप्रैल में बड़ी उम्मीद से हमने काम को शुरू करने की सोच रहे थे कि जी भाई ये अप्रैल के अंदर काम, जैसे हमारा क्या प्रोडक्शन पहले से बनाना पड़ता है हम लोगों को। जी अगर अप्रैल सेशन होगा तो हमें इसकी तैयारी दिसंबर में शुरू करनी पड़ती है। जी एकदम तो ये तो है नहीं कि भाई अप्रैल आ रहा है तो अप्रैल में बनाना शुरू करेंगे। अब जो स्टॉक हमारा दिसंबर से बना करके जो हम अप्रैल में सेल करना चाहते थे, एक तो वो डंप जी हो गया। जी इसके बाद जब वो डंप हो गया तो बीच के अंदर जुलाई के अंदर स्कूल खुले थे। जो स्कूल खुले, ऑनलाइन खुले। ऑनलाइन खुलने से क्या है, बच्चे पेरेंट्स यूनिफॉर्म नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों ने उसको यूनिफॉर्म पहन करके बैठ के ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इंसिस्ट किया कि आप यूनिफॉर्म पहन के बैठें, लेकिन उसका पेरेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मतलब ना के बराबर बराबर ये हमारा यूनिफॉर्म बिका। इसके अलावा क्या है कि यूनिफॉर्म का वो सीजन चला गया, फिर हमने विंटर के लिए सोचा कि सर्दी के अंदर हमारा कुछ चलेगा, लेकिन वहां जी तक तो पहुंचते 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 कमर टूट गई हम लोगों की। जी अब जब ये अपना आया अपना मार्च, अब मार्च के अंदर जी फिर लॉकडाउन लग गया। मतलब हम 2 साल से इस चीज को सफर कर रहे हैं और ये जो व्यापार है ये जी एक एजुकेशन इंडस्ट्रीज पर टिका हुआ है। जी और एजुकेशन इंडस्ट्रीज के पास तो देखो आज की तारीख में जितने बड़े स्कूल्स हैं जी वो तो सर्वाइव कर सकते हैं, जी लेकिन जो छोटे स्कूल वाले हैं बेचारे वो जी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी भी जी मजबूरी है और पेरेंट्स की जी मजबूरी है। अब हमारी व्यवस्था तो में ये हो गया कि इकोनॉमिक व्यवस्था में ये है कि हमारे पास जो कारीगर हैं, अब उनको भी रोजी रोटी रोजगार चाहिए, देना पड़ेगा, जी क्योंकि वो हमारे भरोसे कहाँ जाएंगे बेचारे। जी अगर उनको रोजगार नहीं मिला और उनको समय पर जो है हमने उनकी व्यवस्था को नहीं दिया या हमको उनकी सहायता नहीं करी, तो उनका जी परिवार के भी बारे में हमें सोचना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें डबल मार लगती है।
डबल मार मीन्स मतलब एक तो इनकम सोर्स बंद, दूसरा उनको काम देने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको काम देना पड़ता है, चाहे जी माल बिके चाहे नहीं बिके। जी उनको जो 300-400 रुपये रोज की जो उनको झाड़ी चाहिए अपना घर जी चलाने के लिए, वो हमने कुछ कुछ देते हैं, करते हैं, कुछ भी एडवांस देते हैं। मेरा जी तात्पर्य ये कहना है कि ये है कि अब सरकार को स्कूल खोलने में जैसी व्यवस्था वो चाहे स्कूल खुलने चाहिए। उसके लिए जो नियम कायदे जो गवर्नमेंट के नियम कायदे हैं वो लागू कर खोलना चाहिए। और चाहे बड़ी क्लासेस तो पहले उन्होंने खोली थी, लेकिन 9, 10, 12, 12 खोला था, बाकी की नीचे की प्राइमरी सेक्शन और प्री प्राइमरी सेक्शन को नहीं खोला था। जी तो मेरा ये कहने का, देखो ये तो तीसरी लहर भी आने की संभावना जैसे गवर्नमेंट के और आगे भी लोगों के व्यूज आ रहे हैं कि वो तीसरी लहर आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ तीसरी लहर को आने से पहले पहले अपनी जो भारत सरकार है वो कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जी वैक्सीनेशन शुरू हो चुके हैं। वैक्सीनेशन लगने से क्या होता है कि पेरेंट्स के मन में अगर ये वैक्सीनेशन अभी अंडर 18 से लगना शुरू नहीं हुआ है, अब वो 18 पे लगना शुरू हुआ है, तो लेकिन फिर भी लोगों का डर अभी इस पे कम हो जाएगा कि हमारा बच्चों को कुछ होता है तो वैक्सीनेशन हमारे पास है। तो वैक्सीनेशन होने से भी डर खुल सकता है बच्चों का। नंबर तीसरी बात यह है कि अब ये बर्दाश्त की क्षमता के बाहर हो चुका। बच्चे परेशान हो गए, बच्चों के माँ बाप परेशान हो गए, स्कूल वाले परेशान हो गए, व्यापार की स्थिति चौपट हो गई है यूनिफॉर्म वालों की। मतलब अब ये जो है गले तक भर चुका है। अब ये देखिए हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट सरकार से हमारा ये निवेदन है, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि स्कूल खोलने से पहले स्कूल खोले जाएं, जिससे क्या है कि स्कूल की व्यवस्था कायम सही ढंग से चलती रहे। प्लस जो स्कूल व्यवसाय से जुड़े हुए बंदे हैं, जो स्कूल व्यापार व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनको भी राहत की सांस मिले। कमल जी, मेरी तो ये सरकार आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि किसी भी नियम से या किसी भी तरीके से स्कूल खोले जाएं, जिससे इस व्यापार को गति प्रदान मिल सके, गति प्रदान मिले, और उसको गति के अनुसार सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। मैं पर्टिकुलर यूनिफॉर्म की बात मैंने मैंने इसलिए कही कि मेरे को उसकी नॉलेज है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो किसी भी व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। केवल एक परचूनी वाले, दूध वाले जो चल रहे हैं वो, और दवाई वाले, इनके लिए कोई लॉकडाउन का असर नहीं हुआ, क्योंकि आवश्यकता चीजें हैं, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। लेकिन जिनको छूट नहीं दे रखी है, आप उन्हों के दिल का दर्द पूछो और उनके दिल के दर्द से जानकारी लो कि किस स्तर तक सर्वाइव कर रहे हैं वो। और विशेष रूप से जिनकी इंडस्ट्रीज है, वो अपने लेबर को लेकर के कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इट इज ए नॉट ए, मतलब कुछ इसके बारे में सोच करके और कहने के शब्द नहीं है मेरे पास। तो मेरा जी तात्पर्य ये है कि अब तो एक हर चीज की सीमा होती है, और सीमा को जब आदमी लांग जाता है तो उसका बवंडर फटता है। और हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने इसको अगर टाइम पे नहीं खोला तो व्यापारियों का बवंडर फूटेगा, और बवंडर फूटने के बाद व्यापारी सड़कों पर आ जाएगा। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, मेरा तो ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि अब चाहे वो किसी भी तबके का व्यापारी हो, चाहे वो कपड़े संबंधित हो, चाहे वो ज्वेलरी संबंधित हो, चाहे रेडीमेड गारमेंट संबंधित हो, एवरी वन इज, मतलब हर आदमी अपने व्यापार से दुखी हो, कुछ चाहता है कि भैया अब तो लाइन। अच्छा, व्यापारी घर बैठे बैठे परेशान हो रहा है, घर बैठे बैठे क्या करे वो, दुकान जा नहीं सकता। अगर ये स्थिति है कि मैं कुछ दिन पहले दुकान खोलने गया, तो वहाँ दुकान खोलने के बाद वहाँ एक कोई आदमी आया है, साहब दुकान खोल रहे हो क्या? मैंने, भैया दुकान नहीं खोल रहे, कुछ सामान निकाल रहे हैं। तो वो चाह रहा है कि दुकान जैसे खोले, इनकी फोटो बनाए और चालन करें। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि गवर्नमेंट चालन करे फटाफट इसका और पैसे इनकम ले। तो हम लोग ने तो खैर खोला नहीं, एक दिन कोई काम से जा रहा था तो वो बंदा शायद वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने आया होगा, आई डोंट नो। तो ये इस प्रकार की नीतियां जो है, कोई आदमी काम से जा रहा है तो जान दो ना, खोल के तो व्यापार तो नहीं कर रहा ना वो बैठ करके। तो इतनी सख्ती किस काम की? हाँ, वो गलत काम कर रहा है तो आप चालान काटिए, उसको दंड करिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी काम से जा रहा है उसको जबरदस्ती परेशान नहीं करे। तो मेरा तो तात्पर्य यह है कमल जी कि हमारी इंडस्ट्रीज की हालत तो बहुत खराब है।
एजुकेशन इंडस्ट्री 2 साल से पिट गई है। इसे एजुकेशन इंडस्ट्री इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर अब वो जो पहले माध्यम था, इट इज इंडस्ट्री नॉट ए एजुकेशन सेंटर। मेरे तो शब्दों इसलिए ये प्रयोग कर रहा हूँ कि एजुकेशन अब एक कॉमर्शलाइज हो चुका है। तो अब ये सब चीजें अब खुलना चाहिए, और जिन व्यापारियों से, छोटे व्यापारियों की तो खैर, मैं तरफ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि छोटे व्यापारी तो बहुत दिक्कत में है, उससे मीडियम वाले और ज़्यादा दिक्कत में हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जिनको वर्कर्स जिनके यहाँ काम करते हैं, उनकी तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं मुकेश तो जी, आपके माध्यम से हाँ मैं मुकेश जी ये जानना चाह रहा था कि जो यूनिफॉर्म का व्यवसाय है, उन यूनिफॉर्म के व्यवसाय में यदि हम बात करें कि अजमेर के अंदर अभी इस समय कितने स्कूल हैं जो अजमेर के अंदर बड़े और छोटे मिलाकर अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो कितने तो स्कूल हैं अजमेर के अंदर, और कितने स्टूडेंट अभी इस समय स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं? मेरे को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें जी। देखिए, इसके अंदर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। जी ए ग्रेड के जो स्कूल्स हैं जी वो मेरे हिसाब से करीबन 40-40 स्कूल्स हैं ए ग्रेड के अंदर जो आते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ए ग्रेड का मतलब ये होगा कि जहाँ एडमिशन की दिक्कत आती है, जी मारामारी चलती है, जी दैट इज कॉल्ड ए ग्रेड। जी पेरेंट्स, स्कूल खोले या नहीं खोले, मुझे बच्चे का एडमिशन कराना ही कराना है, जी मुझे फीस जमा करानी है। जी उसके बाद आ जाए बी ग्रेड। जी तो बी ग्रेड के जो स्कूल्स हैं जी वो करीबन मेरे हिसाब से अजमेर के अंदर, अगर गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, गवर्नमेंट जी स्कूल को हटा दिया जाए, तो जी वो मेरे हिसाब से 300 के लगभग स्कूल होंगे। ठीक है। 300 ये। अब आ जाओ सी ग्रेड पे। जी सी ग्रेड के अंदर से आपके प्ले ग्रुप हो गए, जी प्री प्राइमरी स्कूल हो गए, प्राइमरी तक जो चल रहे हैं, जी वो करीबन 400 स्कूल हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के अजमेर के अंदर 800 और 700 स्कूलों का हिसाब किताब है। और कम से कम एक स्कूल के अंदर जो ए ग्रेड के स्कूल हैं उसमें करीबन करीबन संख्या 1,500 बच्चों की संख्या होती है, जो जी नर्सरी से लेकर 12th तक स्कूल हैं। जी तो मेरे हिसाब से अजमेर के अंदर प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वालों बच्चों की संख्या करीबन करीबन 4 से 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली। जी अब 4 से 5 लाख बच्चों की एजुकेशन के ऊपर अब आप देखिए, उनके स्कूल वालों का भी बहुत बड़ा फंडा टिका हुआ है। जी उनकी फीसें नहीं आ रही है, वो लोग खुद परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए, उसके बाद भी पेरेंट फीस देने को तैयार नहीं है। जी तो वो तो, ये जो ए ग्रेड वालों को नहीं फर्क पड़ रहा, जो बी वालों को कुछ फर्क पड़ा, लेकिन सी ग्रेड के जो स्कूल वाले हैं बेचारे, जी वो तो ये मरण स्थिति के अंदर है। मतलब उनको जी तो सरवाइव करने में इतनी दिक्कत आ रही होगी, मैं समझता हूँ, जो मेरी संपर्क में आते हैं स्कूल वाले, जी बोला हम लोग पालीवाल जी क्या बताएं आपको, जी ना तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो, जी और ना ही पढ़, हम कहते हैं आप फीस मत दो, बच्चों को पढ़ने तो भेजो। जी अब वो बच्चों को फीस के नाम पे तो मतलब समझ लो कि नहीं देने को तैयार ही नहीं है। बोले बच्चों जी को भेज देंगे लेकिन फीस नहीं है, मांगेगा, होगी जब दे जी देंगे। उनका कहने का मतलब होगी जब देंगे। जी फिर वो सही है, उनकी भी कहना का मतलब गलत नहीं है, वो बेचारे वो भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये स्थिति तो बड़ी विकट है साहब। स्कूल जी की इंडस्ट्रीज फिलहाल तो बहुत पिट गई है, मतलब पिटने से मीन्स बड़े बड़े स्कूल भी नीचे आ गए, क्योंकि बहुत परेशानी में है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कोई पेरेंट बच्चों को भेजना तैयार नहीं है। कोई बच्चा, पेरेंट्स बच्चों के प्रति रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि हर चीज खुल जाएगी, लेकिन ये स्कूल ऐसी चीज है कि सबसे एंड में खुलेगी। आप बाजार अब खोल मुझे दोगे। मुझे मुझे एक और चीज की जानकारी दें साथ साथ। ये तो आपने जी प्राइवेट स्कूलों की बात करी, अभी यदि सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो करीबन सरकारी स्कूल में कितने अजमेर में स्कूल हैं और कितने बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए कमल जी, कि सरकारी जो स्कूल्स होंगे अजमेर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे अब, हाँ जी 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 या टॉप प्योरली अजमेर की बात कर रहे हैं आप? जी। नहीं नहीं, आप तो कोई स्टेट की नहीं, अपन तो अजमेर की बात कर रहे अजमेर के अंदर गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं हैं जी। वो उनकी संख्या 200 के अंदर अंदर ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। 200 के अंदर है, और शायद 200 उनमें से भी कितने ज्यादा बढ़ एवरेज जाऊंगा। बच्चे पर स्कूल कितने बच्चे होंगे वहां पर? देखिए स्कूल्स अभी क्या है, पहले तो बच्चे कम थे गवर्नमेंट स्कूल में, अब लेकिन थोड़ा रुझान बढ़ गया। जी 500 के मतलब मान के चलो कि 500, लेकिन हाँ 1 लाख बच्चों का हिसाब किताब मान के चलो। 1 लाख। हाँ, 1 से
1.5 लाख के बीच में मान के चलो कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं आज की तारीख में, जी जो मेरे को आइडिया है, मैं एकदम मतलब फैक्ट नहीं एक बोल सकता। आपके हिसाब से 1 लाख स्टूडेंट तो ये हो गया और 4 लाख स्टूडेंट वो हो गया, टोटल 5 लाख बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल। इस समय जी जी पढ़ाई जी कर रहे जी। हैं स्कूल के अंदर। ये 5 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म की यदि बात करें तो इनकी यदि सारे तरीके की यूनिफॉर्म, क्योंकि आप बड़े बिग सप्लायर हैं, इस तरह और भी हाँ सप्लायर होंगे, मैं उनके नाम की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु बेसिकली यदि स्कूल की यूनिफॉर्म की बात करें तो कितने रुपए की यूनिफॉर्म इन के अंदर बच्चों के अंदर लग जाती है एक साल के अंदर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि एक बच्चा एक यूनिफॉर्म को 2 साल भी चला सकता है, एक बच्चा हर साल नई यूनिफॉर्म भी लेता है। तो मेरे हिसाब से है कि जो पर्टिकुलर जी जो इसका मार्केट है, 1.5 से 2 लाख यूनिफॉर्म बिकता है, विंटर एंड जी। समर मिला करके। इसमें 2 अच्छा, सीजन होते हैं एक सर। एक एक यूनिफॉर्म एक की कॉस्ट विंटर करीबन सीजन, कितने रुपए होगी? एक यूनिफॉर्म की कॉस्ट लगभग लगभग 250 से रुपए से लेकर 200 रुपए तक के बीच में आ जाती है। 250 रुपए की। हम्म, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यवसाय जो है, अपन बोले तो बहुत बड़ा मतलब जो है प्रति वर्ष का एक बहुत बड़ा लॉस जो है हाँ निश्चित हाँ, रूप से व्यापारियों को हुआ है। और स्कूल बहुत के बड़ा। ऊपर भी लेवल की बात करें, क्योंकि आपके सब चीजों में समझ में ये भी आया कि कहीं ना कहीं स्कूल का जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसके अनुसार जमा कराने की तो बात कही गई है, परंतु उतना जमा नहीं हुआ है, ये बात नहीं बिल्कुल। हो रहा गिरिराज साहब, आप कोई है, सही। प्रश्न लेना चाहें तो बेहतर से जी। जी जी। आ, बिल्कुल आपने जो है बड़े परफेक्शन के साथ में अपने फील्ड के बारे में बहुत बारीकी से और बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पूरी जानकारी दी है, और उससे पूरा एक चित्र खड़ा होता है कि असल में एजुकेशन की स्थिति क्या हो गई है। आपने एक शब्द काम में लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि अब जो शिक्षा है वो इंडस्ट्रीज हो गई है, जी और ये बात बिल्कुल सही है। एक समय वो था जब एजुकेशन सरकार की सेवाओं में शामिल था, जैसे जी पानी है, बिजली है, सड़क है ना, स्ट्रीट लाइटें, सरकार सेवाएं देती है। उनकी भरपाई टैक्सों से होती है, लेकिन वो सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा में हॉस्पिटल्स हैं। उसी तरह से एजुकेशन भी एक तरह की सेवा थी। लेकिन पिछले 30-40 साल के अंदर ये धीरे 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 इसने एक इंडस्ट्रीज का रूप ले लिया। जी। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सही कह इसमें रहे हैं सर आप। हाँ, है ना। तो ये एक वास्तव में ये इंडस्ट्रीज हो गई है। तो और हमारा जो बड़े बड़े सब्जेक्ट, ग्रुप, बड़े बड़े बिल्कुल हाँ, ग्रुप्स आ गए सर, इसके अंदर बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं। बिल्कुल बड़े बड़े ग्रुप आ गए, तो ये इंडस्ट्रीज हो गई। तो हमारे विषय से बिल्कुल जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि न केवल जो ये एजुकेशन की इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ठप हो गई है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है। कॉलअप्स हो गए। अब केवल इंडस्ट्री ठप हुई है वो तो अलग बात है, उसके जो नुकसान हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है इसका, यदि आकलन किया जाए तो। जी लेकिन जी जी। उससे भी बड़ा खतरनाक जो हमारे साथ नुकसान हुआ है, वो सिस्टम कोलैप्स हो गया। मतलब एक तो बच्चा घर पे बैठा हुआ, उसका डेवलपमेंट बंद हो गया। जो स्कूल में जाता तो वो कई तरह के बच्चों से मिलता, विचारों का आदान प्रदान होता, नई चीजें सीखता। बाहर जाना बंद हो गया, उसका सर खेलना, फिजिकली, फिजिकल, हाँ फिजिकली एनवायरनमेंट खत्म हो गया उसका, बिल्कुल फिजिकली सारा एनवायरनमेंट खत्म ही हो नहीं मिल गया। रहा उसको। वो तो हो गया। उसके अलावा एजुकेशन जो उसको हर साल, आज 2 साल हो गए, वो आगे बढ़ता सीखता, आप सारा पाठ्यक्रमों का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनका पूरा कैलेंडर गड़बड़ा गया। तो कुल मिला के बिल्कुल गड़बड़ा गया। लेकिन एक मुझे सुखद जो जानकारी मिली, जिसकी हमको, जैसे हमें इस बात की आशंका है, सरकार भी अभी उस पर विचार कर रही है, कुछ तीसरी वेव जो आने की संभावना है या आशंका है, वो बताते हैं कि बच्चों में आएगी ऐसा, और सरकार ने अभी जी से उसकी तैयारियां चालू कर दी है। ठीक, अच्छी बात है, हाँ। क्योंकि इस बार तैयारी में थोड़ी कमी रही थी। लेकिन यदि अभी से प्रशासन चेतता है इस आशंका में, कभी हॉस्पिटल और दूसरी चिकित्सा सेवाओं को परफेक्ट किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत जो है इंडिया मूल के, भारत मूल के जो है, अमेरिका में एक डॉक्टर है बहुत बड़े, उनका नाम मैं जी चूक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और उन्होंने, अच्छा वो इंडिया के, इसलिए उनका दर्द इंडिया के प्रति बहुत ज्यादा है, तो जी। उन्होंने एक बात बहुत सुखद कही। उन्होंने कहा हाँ कि यदि वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से बढ़ा दिया जाए, या प्रॉपर ढंग से 80% अभिभावकों को भी यदि वैक्सीनेशन लग जाएगा, तो तीसरी वेव इंडिया में आ ही नहीं सकती। बराबर। उनका दावा है, मतलब उनका दावा था कि इंडिया में तीसरी वेव नहीं आएगी, वो ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं।
उनका कहना है कि यदि 80% बच्चों अभिभावकों ने वैक्सीन ले ली तो जो संक्रमण उनसे बच्चों में फैलने का खतरा था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा तब तक हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो जाएगा, तैयारियां हो जाएंगी प्रॉपर, पहले से सर्वे चालू हो जाएंगे। अभी जैसे सर्वे चालू हो चुके हैं, तो मैं इसको सुखद रूप में देखता हूँ और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि नहीं देखें, क्योंकि पालीवाल जी ने जो बात कही उसमें बहुत दर्द था। मतलब मुझे साफ झलक रहा था, साहब 2 साल कोई इंडस्ट्री, आप सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए 2 साल तक। अच्छा, उसके अलावा फिर उनका सारा माल डंप हो गया, बनाया माल खराब हो गया, फिर उसके अलावा लेबर प्रॉब्लम, अब उनको भी लेबर कहीं ना की, कहीं, हाँ, हाँ तो ये सारी चीजें बहुत वाकई भयावह हैं। और लेकिन देखें, मुझे उम्मीद, हालांकि आपका जो थोड़ा जोर है ना कि खोलना चाहिए, अब खोलना चाहिए तो ये तो हमको भी लगता है कि खोलना चाहिए, लेकिन सरकार रिस्क नहीं लेगी। चीजें खुलेंगी जरूर, लेकिन स्कूलों में भी स्टेप बाय स्टेप कुछ होगा, वैसे जैसे ये पिछली तो बार हुआ। सर ये जी, तो लास्ट स्टेप है स्कूल खुलने का, तो मैं समझता हूँ जैसे वेरी लास्ट स्टेप। जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस गवर्नमेंट जो है ना, कभी इस पर रिस्क लेना नहीं चाहेगी। नहीं, अब गवर्नमेंट जैसे अभी भी आप, चाहेगी। जी, अब जैसे आपने लेकिन जिक्र किया, जैसा हाँ आपने जिक्र किया कि जो छोटे स्कूल है, प्ले स्कूल है, प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल्स हैं, हाँ उनमें जो बेचारे लेडी टीचर हैं या जेंट्स हैं, जिनको मुश्किल से जो है 5,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह मिलती थी, जी वो जी जैसे जी। तैसे अपना गुजारा करते थे। आप देखो उनकी क्या हालत हो गई है। और दिक्कत यह है कि वो और कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब वो करना सर चाहें तो भी कुछ नहीं। एक तो ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके अंदर आदमी का ईगो हर्ट होता है कोई छोटा काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और मिडिल क्लास का आदमी होता है मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एक क्योंकि केस में इसके अंदर एक केस, जी जी, एक केस मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। एक बच्ची को मैं जानता हूँ, और हम्म। बहुत आर्थिक रूप से बहुत कठिनाई के दौर में थी। उसकी मदर बीमार रहती थी बहुत अच्छा। ज्यादा, घर पे कोई हाँ। नहीं था, पिताजी थे नहीं, भाई थे नहीं। अब वो जैसे तैसे प्राइवेट स्कूल से मैं काम करती थी, ठीक है ना। जी। अब जो घर में साहब वो उसका भी फर्क पड़ता है कि भाई एक स्टैंडर्ड का भी। आप हाँ देखिए, ईगो। मैंने कहा भी अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो हम्म। उसका कहना था कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लड़के ही नहीं, अब मैं शादी नहीं करूंगी। अरे मैंने अच्छा। शादी नहीं करेगी तो ये सिस्टम तेरा घर का चलेगा कैसे। तो वो जो सही ईगो बात। है ना, एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी में एक थोड़ा सा अलग तरह का ईगो होता है। हाँ उसका एक माइंड स्ट्रक्चर अलग होता है। वो कहता है मैं किसी दुकानदार से नहीं करूंगी। उसका हाँ कहना था कि मैं क्योंकि टीचर हूँ, मैं सिर्फ दुकानदार से तो नहीं करूंगी। तो सही हालांकि बात है। बाद में बहुत समय बाद जाके उसकी शादी हुई, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा सिस्टम जो हम्म। है वो बहुत ज्यादा कठिनाई के दौर में है। हालांकि हम ये उम्मीद करें कि सरकार कुछ करेगी या क्या, वो बेकार है, क्योंकि सरकार की अपनी सीमितताएं हैं, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। अच्छा, दूसरा क्या कि ये जो आपदा आई है इसके लिए कोई जिम्मेदार तो है नहीं, न बिल्कुल तो सही कोई बात। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, न कोई राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो प्राकृतिक आपदा है और हमें इससे निपटना है। जी। जी, कौन बताए। निश्चित रूप से मुकेश जी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। कुछ हम हाँ लोगों के हाँ। सामने कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स के ऊपर जी। हम लोग गिरदर वैसे विक्रम बातचीत कर लें एक तो कम एक से कम दिलचस्प ये। कमेंट, जी। एक दिलचस्प कमेंट भी आपने पढ़ा होगा। नहीं, मैं भी अभी कौन सा? बात करते हैं निश्चित रूप से, हम निश्चित रूप से, क्योंकि कमेंट मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। आरती जी कहीं ना हम्म। कहीं एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो आरती जी अच्छा। नमस्कार कर रही हैं। और अनलॉक हो रहा है क्या सर? मैं नदीम जी आपको बता दूं कि सरकार के पास में मीटिंगों का दौर जारी है, और आज तो मुझे नहीं लगता है कि आज अनलॉक का कोई डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन कल ही होने की उम्मीद लग रही, क्योंकि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी इस शो को चालू करने के बाद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, कहीं कल कैबिनेट की जो मीटिंग होने के बाद ही इन सब चीजों को किया जाएगा, परंतु क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग आज नहीं हुई है। इसी तरीके से यदि बात करें, नाइस, अभी टाइम है भाई, वो निश्चित रूप से उन्होंने उनको जवाब दे दिया, हाय कर दिया। हम्म। एक हमारे रोजाना के दर्शक हैं, और मिश्रा जी निश्चित रूप से हम लोगों को भी जगाते रहते हैं, हमको भी सोने देते नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज के लिए कह रहे हो। लॉकडाउन नॉट अनलॉक। सर मार्केट कुछ टाइम के लिए ओपन करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को भी जो निश्चित रूप से शामिल कर सकते हैं टाइम का ओपन करने के लिए। निश्चित राज फोटोस्टेट से हैं और नवाब के बेटे से काम करते हैं। मिश्रा जी निश्चित रूप से आपकी बात सरकार सुन रही है, और 1 तारीख को कोई ना कोई निश्चित रूप से अनलॉक होने की उम्मीद है। एक जय कुमार तिवारी जी हैं, उन्होंने करीबन 22
कमेंट करें, जो ये शब्द लिखा हुआ है ना अनलॉक, ये उन्होंने 22 कमेंट किए, 22 कमेंट तो मैंने गिन लिए हैं, वो 22 कमेंट तो उन्होंने अनलॉक 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 के, मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। और अब उन्होंने एक हमारे श्याम जी हैं कि अजमेर को खुलवाओ, उन्होंने कहा कि अजमेर को खुलवाने के लिए वो निवेदन कर रहे हैं। और मनीष जी कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, क्योंकि मुकेश जी ने जो बात कुछ कही थी, उनको बात, उनकी मुकेश जी की बात समझ में आई कि उन्होंने कहा कि धरातल की स्थिति के ऊपर बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको, मनीष जी को उनकी बात समझ में आई है। और जगदीश नारायण जी हैं, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो आने वाले समय में धीरे धीरे खुल जाएगा, लेकिन हम सब को अभी मास्क नहीं खोलना है कोरोना समाप्त होने तक। मैं आपको जगदीश जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं, ये मास्क 2025 तक रहने वाला है। ये 2025 तक ये मास्क नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, उसके पीछे भी कारण है, और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में, आपको बता दूं कि आने वाले समय के अंदर 2025 के बाद भी लोगों के अंदर ट्रेंड होगा बाजार के अंदर मास्क चला के, पहन के चलने का। ये भी आपको आज बता दूं, क्योंकि व्यक्ति इस समय जो इम्यूनिटी मतलब बढ़ाने के साथ साथ अभी डाउन भी कर लेगा ना, इसके मास्क के लगाने से फायदे के साथ साथ कई सारे नुकसान भी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सब समझ रहे हैं। और बार बार हाथ धोने से जो हमारे जो हम जिस सफाई वाली जिंदगी के अंदर जाए, जो हम मोदी जी चाह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, जो उनकी सोच है, निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जैसे विदेशों की जो स्थितियां रहती हैं, वो सब चीजों को भी निश्चित रूप से हमको समझना पड़ेगा। मैंने निश्चित रूप से कमल जी जी एक बात पूछूं, कमल जी बीच में बोल जी रहा हूँ आपको इस बात पे, टॉपिक पे। जी 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 ये जो मास्क लगाने का और सफाई के बीच में एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, जी जी कि जो मास्क लगा हुआ बंदा है और गुटखा खाता जी है वो, जी अब वो सड़क पर नहीं थूक सकता, जी तो सड़क पर मास्क नहीं लगा थूक के सकता खाते गुटखा क्योंकि उसने मास्क लगा रखा है। तो जी इससे सफाई का भी बहुत फर्क पड़ रहा है, आप देखिए बिल्कुल बाजार में। मुकेश जी, नहीं तो आपने पहले, बहुत अच्छी चीज पे आपने ध्यान आकर्षित किया है, ये बात हाँ बिल्कुल सही है आपका। परंतु मैं आपको बता दूं कि मैंने, दो मेरे मित्र हैं जिनको गुटखा खाने अच्छा, का शौक है, और वो खाते हाँ हैं गुटखा। उनकी हाँ स्थिति ये है कि वो गुटखा खाने के लिए और थूकने के लिए वो किस तरीके से मास्क को इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको डिस्प्ले नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो भी बना रखा है उनका, मैंने बात में वीडियो भी है, वो जिस तरीके से थूकते ये हैं ना। मैं आपको बता दूं एक लाइन, कि गुटखा खाने हाँ वाला, उसको यदि पीक थूकनी है तो वो न हाँ जगह देखता है, न व्यवस्था देखता है, वो कहीं ना कहीं उस सब चीजों के ऊपर करता है। मैं खैर सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि लेकिन ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। मैं इसके हाँ ऊपर निश्चित रूप से किसी दिन और दिन आपके साथ बैठ के करेंगे। वो कुछ हाँ जी लिख रहे हैं राहुल जी, कुछ डॉक्टरों से के बारे में लिख रहे हैं कि सुनीता जी अगर है, खैर इस बारे में अभी हम लोग चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। अमित कुमार जी लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग कर रहे हैं हमारे से। और एक हाँ हमारे हैं जो कह रहे हैं जल्दी अनलॉक हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से अनलॉक होगा। अनलॉक के लिए मास्क नहीं हटाना है, मास्क नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पास आइडिया है कि लॉकडाउन को खुलने पर नियंत्रण करने के लिए ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म, उबाना जी आपकी पहले बात से पहले भी बिल्कुल सही है कि पहले भी ऑनलाइन सबसे मार्केट होना चाहिए, आपकी बात से सहमति है। कमल प्रकाश जी भाई साहब, धरातल की स्थिति बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं, 1,500 रुपए के लिए अजमेर में जल्दी अनलॉक होना चाहिए। ये बात जय कुमार जी आपने बिल्कुल दर्द भरी बात कही है। इस समय आदमी के पास 500-1,000 रुपए की स्थितियों के ऊपर भी रोड़े आ गए, जहां आदमी की जेब में हजारों रुपए रहते थे, वो अभी इस समय 500-1,000, और डीजल जो पेट्रोल के दाम है वो भी 100 रुपए से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं। अब अनलॉक जरूरी है, बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि एकदम सही बात है, वो जो चीज उन्होंने कही है, उनको एक अनलॉक जरूरी है। ये कह रहे हैं कोरोना के बाद व्यापारियों को नया वायरस आएगा, भरोना, कहीं ना कहीं टैक्स भरोना, कहीं ना कहीं बिजली का बिल भरोना, कहीं ना कहीं पानी का बिल भरोना, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के अदर टैक्सेशन है वो भरोना, कहीं ना कहीं किसी और तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, वो उनको सारी, अब वो निश्चित रूप से किस तरीके भरेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब गिरिधर ऐसा ने ये कमेंट पढ़ लिया था, इसलिए शायद इसी के ऊपर हंसे जी। बिल्कुल मिश्रा जी कह रहे हैं यू आर राइट एंड अनलॉक मस्ट इकोनॉमी वी वेरी हार्ट आउट नाउ, बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं राज जी। मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो कोरोना वाली बात की, भरोना के ऊपर ये हंस के बात इसलिए करी है, इसको किसी तरीके से अदरवाइज ना लें। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर उत्साह भी जरूरी है। हम यदि सही सिर्फ बात, सही बात। यदि डिप्रेशन में रहेंगे तो हमको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमको कहीं ना कहीं उत्साह होकर
हमें आपस में यदि कोई चीज के ऊपर यदि हम लेन देन की बात कर रहे हैं, यदि हम व्यवहार को, अपनी बातों को, शब्दों के व्यवहारों को बदलने की बात करें, तो निश्चित रूप से हमको हंसकर भी लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात। व्यापारिक ऊर्जा होना चाहिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने और निश्चित रूप से उन सब चीजों के लिए उन्होंने ये कमेंट भी कर दिया कि भाई कहीं ये दिक्कत आएगी तो व्यापारियों को एकजुट होने की बात भी वो जिनसे कह रहे हैं, हैदर जी कह रहे हैं जल्दी अनलॉक होना चाहिए। आने वाला समय, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये आपकी बात मुकेश जी जो उन्होंने सही थी, बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया है। हालत बहुत खराब है, ये बिल्कुल सही है। हाय कर रहे हैं कार्तिक जी। और फर्स्ट तो को खुल जाएगा ना, मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को जो खुलेंगे, जो अनलॉक होगा, 3 तरीके की मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं। जो संभावना है, अच्छा। एक तो कुछ समय बढ़ सकता है, जो समय है उसकी समय की बढ़ सकती है। कुछ ऐसे कारोबार हैं जिनको खुलना बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर हम पिछले दिनों बहुत लंबे डिस्कशन कर रखे हैं, उन सब चीजों के ऊपर खुलने की कुछ संभावना है। परंतु कुछ चीजें नहीं भी खुलेंगी, क्योंकि जो स्कूल नहीं खुलने वाले हैं इस समय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर मस्जिद नहीं खुलने वाले हैं, और शादी यहाँ नहीं खुलने वाली हैं, और जो मनोरंजन के जो साधन है वो नहीं खुलने वाले वो हैं। नहीं बाकी खुले। चीजों की खुलने की कुछ संभावना है। ममता जी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीज लिखती हैं। वो लिखती हैं कि सेफ्टी पहले, बच्चों को पर्यावरण प्रेमी नहीं बना रही है, ना आत्मनिर्भर बना रही है आजकल शिक्षा की नीति। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात निश्चित रूप से ममता जी आप सही कह रहे हैं, परंतु बच्चों की स्थितियां, जिन घरों में बच्चे हैं उन घरों के बच्चों की स्थितियों के बारे में यदि मेरे पास टेलीफोन आते हैं, मैं आपको वो शेयर नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें, बच्चों की स्थितियां भी निश्चित रूप से घर पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सर क्या कृपा शॉप किसकी, कपड़े की। कपड़े की शॉप, कपड़े की शॉप खुलने की संभावना थोड़ी कम है। और सैयद जी लिख रहे हैं कि नाउ डोंट टू नीड ऑक्सीजन एंड ट्राई प्लांट ट्री। निश्चित रूप से हमें पेड़ लगाने चाहिए, परंतु ऑक्सीजन बहुत आ चुकी है अजमेर में, अब ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने मशीनें इधर उधर, किसी ने कांग्रेस वाले के साथ में मशीनें दे दी, किसी ने बीजेपी वाले के साथ में मशीनें दे दी, किसी ने दोनों के साथ मिलकर दे दी। इतनी मशीनें आ गई, इतने सारे प्लांट हो गए कि वो ऑक्सीजन इतनी बन जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगी कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या क्या करके क्या खुलेगा कमल जी, निश्चित। एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, जी जी मेरे ही संबंधित। ये जो आपने मेरे को बैठा है, जी अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, जी ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं या जब चल जी रही हैं, या जी जो ऑनलाइन क्लासेस के स्कूलों ने जो लगाई, उसके फायदे भी आ रहे हैं, नुकसान भी आ रहे हैं। जी अब बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ है, वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, जी इसके बारे में एक बड़ा विषय है। तो जी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन जो सिस्टम आपका एजुकेशन का है, जी इसके पीछे डिमेरिट भी, काफी डिमेरिट्स हैं। जी बच्चों की आइज पे इफेक्ट पड़ता है, हम्म, बच्चे की जो है, उसको जो लेवल है पढ़ने का वो नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोबाइल उसके में हाथ में आने से, उसको मोबाइल से इतना प्यार हो जाता है कि वो मोबाइल छोड़ नहीं जी सकता। जी तो ये कहने मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगाना, मतलब कब तक इसको, मतलब कोई इतना लंबा टाइम तक चलाना ठीक नहीं है। बस ये कह सकते हैं। जी ये मेरी बात। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि आज के जो मिल बांट कर काम करने का है, किसी राजनीतिक पार्ट का समर्थक नहीं हूं, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टरों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। डॉक्टर किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। भारत के अंदर भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है। परंतु रावत जी कह रहे हैं सर सारे व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। सही रावत बात जी, है। बिल्कुल आपका जो शब्द है निश्चित रूप से दिल को छूने वाला है, कि निश्चित रूप से व्यापारियों की स्थिति, मध्यम वर्ग की स्थिति, जितने भी लोग हैं इस समय, सबकी स्थितियां बहुत खराब है। स्कूल वाले व्यापारी बर्बाद, स्कूल वाले क्या, सभी व्यापारी हैं वो निश्चित क्यों भी शामिल हों, क्योंकि निश्चित रूप से सभी लोग उन सब चीजों में हैं। सर जी कल क्या हम काम कर सकते हैं, सर जी कल क्या हम काम कर सकते हैं। अभी किसी तरीके से खान साहब, अभी किसी तरीके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख है और परसों 1 तारीख है। यदि कुछ चीज खुलेगी तो कल से पहले पहले आपको हम सारी जानकारियां, स्वामी न्यूज सबसे पहले आपको जानकारी देगा। कोरोना बोले तो है कि हम होम प्रोडक्शन जरूरी यूज करना चाहिए, फेस मास्क
2 गज की दूरी, बिल्कुल निश्चित रूप से सही कह रहे हैं सोनू जी। यही बात हम लोग बार बार हम लोगों को समझा रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, अनलॉक सभी सफल होगा। बिल्कुल आपकी बात में 100% सप्लाई है। गिरधर तेजवानी जी इस सब चीजों के लिए कह चुके हैं कि ये हमारे को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग है। ये हम लोग अनलॉक लॉक जो है ये हमको ट्रेनिंग है। पिछला लॉकडाउन या ये वाला लॉकडाउन दोनों हम लोगों को ट्रेनिंग है। निश्चित रूप से हमको फिर भी बाद में सुरक्षा तो निश्चित रूप से करनी ही पड़ेगी। अपना स्वयं का ध्यान तो निश्चित रूप से हमको करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। व्यापारी शादियों में इतना खर्च करते थे, क्या परेशानी है, आगे आकर लोगों की, छोटे व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप ममता जी आप सही कह रहे हैं। व्यापारियों को अनलॉक होने के बाद मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखना होगा। अमित जी बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप। गगन जी कह रहे हैं कि 1 जून को क्या व्यापारियों स्कूल 1 जून को खुलेंगे, सभी मास्क लगाएं, गाइडलाइन की पालना करें ताकि रिजल्ट बेहतरीन आ सके। पहले तो गगन जी 1 तारीख को स्कूल नहीं खुलेंगे, खुलेंगे तो 1 जुलाई के बाद ही खुलेंगे, पहले खुलने की कोई संभावना नहीं है। गवर्नमेंट अपने एक्सपर्ट कर रही है, सैलरी लगाओ होती है, क्या हम आम आदमी के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से इस बारे में बिल्कुल सही आपका कहना है। लोग लॉकडाउन कब खुलेगा, 1 तारीख को कुछ अनलॉक होने शुरू होंगे। मुझे लगता है कि 9 महीने कमाना, बाकी 3 महीने घर बैठना है। निश्चित रूप से आप भारत जी ये स्थिति बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 9 महीने कमाना और 3 महीने घर बैठना नहीं है। इस समय 3 महीने कमाना और 9 महीने घर बैठने की स्थिति अभी इस समय चल रही है। लॉकडाउन के व्यापारियों को आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए। जैसे बिजली के बिल है और पानी के बिलों के अंदर छूट है। निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार भी कुछ ना कुछ विचार कर रही है। विकास भाटी जी हेलो कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट ऑफिस कब खुलेगा साहब? पासपोर्ट ऑफिस के बारे में कल आपको हम जानकारी लेके बताएंगे। पोस्ट ऑफिस से अभी समय पासपोर्ट बनता है। अजमेर का जो पोस्ट ऑफिस है उसका नंबर आप गूगल पे जाकर सर्च कर लें और उसमें अजमेर का जो पोस्ट ऑफिस है वहां से आप जानकारी ले लें, और यदि आपको दिक्कत होगी निश्चित रूप से हम कल सुबह जानकारी लेकर निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। ऑनलाइन क्लास के बारे में कोर्स इतना जल्दी कर रहे हैं स्कूल वाले कि बच्चों के समझ में ही नहीं आ रहा है ऑनलाइन क्लास के रूप में। निश्चित रूप से ये भी जो कह रहे हैं बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत ही स्थिति विकट हो चुकी है। विदेश जाने वाले बहुत दिक्कत आ रही है, विदेश जाने वालों को दिक्कत आ रही है क्योंकि विदेश के अंदर सारे लोगों को अंदर आना इन करना भी बंद कर रखा है, क्योंकि इस लहर के बाद विदेशी जो है सर रेडीमेड की शॉप खुल सकती है क्या 1 तारीख को? मैं आसानी जी मेरे को थोड़ी संभावना कम लगती है कि 1 तारीख को रेडीमेड की शॉप खुले, मुझे थोड़ी संभावना कम लगती है। परंतु सरकार के अंदर दोनों तरीके की बातें आ रही है कि कुछ घंटे के लिए रेडीमेड की शॉपों को भी खोलना चाहिए, जिनसे कम से कम उनके थोड़ा बहुत रोजगार उनको भी कहीं ना कहीं मिले। इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। और दरगाह शरीफ ओपन होनी चाहिए। 15 से 15,000 लोगों के रोजी रोटी है दरगाह बाजार से। दिल्ली गेट से लेके दरगाह बाजार के बीच में नला बाजार, अंदर कोट, काफी दुकानें हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं सैयद जी के अजमेर के अंदर जो दरगाह है और पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है या पुष्कर में आने वाले जो नागरिक हैं, इसी से ही अजमेर की पहचान है। जो अजमेर के अंदर जो अदर करेंसी आती है, अजमेर के अंदर 3 तरीके के पैसे आते हैं। पहला पैसा आता है रेलवे से जो तनख्वाह आती है, वो पैसा आता है जो राजस्थान के अंदर आता है। दूसरा पैसा आता है जो कहीं ना कहीं हमारे को टूरिस्ट लेके आता है, और टूरिस्ट अजमेर के अंदर जो आता है वो टूरिस्ट 2 ही जगह पे आता है, और या तो पुष्कर के अंदर आता है या फिर यहाँ पर आता है। 2 ही जगह पे आता है और जगहों पे नहीं आता है, इसलिए उन सब चीजों के बारे में ये आएगी। नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से हम अच्छे हैं। आप लोग वैक्सीन नहीं लग रही है, स्लॉट नहीं बुक हो रहा है, बिल्कुल आपका कहना सही है। समय जो है कहीं ना कहीं सरकार भी इन सब चीजों को चिंतित है। 45 साल से ऊपर की यदि आपकी उम्र है तो इस समय वार्ड टू वार्ड वैक्सीनेशन का काम चालू हो गया है। आदमी भूखा मर जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपर्ट लॉकडाउन सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल सरकार को मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों के स्वास्थ्य में विभिन्न आयामों में नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका में बच्चों को बहुत ही विपरीत असर पड़ा, हिंदुस्तान में नेटवर्क स्लो है, बिल्कुल सही है। परंतु मैं आपको ममता जी आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और जो इंटरनेट की दुनिया उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें शामिल है। जहां हमने बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सामने लगा दिया है, वहां पर मोबाइल के अंदर वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो उन बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। वो सभी चीजें उसके अंदर उपलब्ध हैं, और वो होने की वजह से बच्चों के अंदर बहुत विपरीत पर भी पड़ रहा है। ये बात आपका कहना, मैं आपने शायद इसको इंकित किया है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव है।
मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि उन बच्चों के ऊपर ये नजर रखें कि वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका ध्यान किस तरफ है, वो पढ़ाई कर रहे हैं या उनके अलावा भी उनके ऊपर है। यदि गलत राह पर चले गए तो आने वाले समय के अंदर जो हमारा आने वाला भारत है वो निश्चित रूप से आने वाला भारत हमारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है उन सारे चैनल्स को बंद करने की, परंतु बंद नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक हमारे और है गगन साहू जी, व्यापारी स्कूल लिखा लिखा वो कुछ बोलना चाहते हैं, अधूरे रह गया। सैलून भी खुल सकते हैं क्या? गिरधर भाई साहब ने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहा है कि निश्चित रूप से सैलून खुलने चाहिए, क्योंकि दाढ़ी और बाल काटने के लिए कौन होगा, वो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, इसलिए बढ़ा रखी है क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने वाला आवे तो दाढ़ी कटावे, क्योंकि इनको दाढ़ी में ही बैठना पड़ता है। और वो मैंने तो बोला आपका लुक ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और भारत में शराब बंद होनी चाहिए सर। मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक अच्छी खबर भी है कि जो शराब के जो व्यापारी हैं उनको 30% तक की छूट दी गई है सरकार के द्वारा, कि क्योंकि उनका जो समय घटा हुआ है, तो 1 महीना तो जो मई का महीना है और 15 दिन जो पीछे अप्रैल के महीने थे, उनको 1.5 महीने तक 30% जो उनका जो पैसा जमा होता है उस पर 30% की रियायत दी गई है। समाचार था, इसी के साथ साथ मैंने दे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी है। आम आदमी भूखा मर जाएगा, गवर्नमेंट हमेशा अनलॉक की बात कर रही है। राहुल जी लिख रहे हैं कि सर मानवता को बचाने के लिए मंदिर मस्जिदों में दान का पैसा व्यापारियों को मदद में लगाना चाहिए। मंदिर और मस्जिदों के लाखों रुपए ऐसे ही रखे हुए हैं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। और कहाँ रखें निश्चित रूप से वो भी जानकारी देंगे तो वो भी हम लोगों तक बता देंगे। ठीक, थैंक यू सर, रिप्लाई वेरी यूजफुल एंड एनीथिंग। जी गिरधर भाई साहब क्या बोलते हैं आप? सारे इतने सारे कमेंट आए, क्या बोलते हैं गिरधर भाई? आपकी आवाज 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 आपकी आवाज आवाज जी गिरधर। वो एक उक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जी ये संस्कृत की उक्ति है। इसका मतलब होता है मुंडे मुंडे मतलब एक एक व्यक्ति, खोपड़ी हर खोपड़ी, और मतिर भिन्ना मतलब भिन्न भिन्न मत। तो जितनी खोपड़ियां हैं उतने ही मत हैं जी। तो ये सब तरह के मत आज हमने देख लिए, लेकिन हमें थोड़ा इसको थोड़ा गंभीर उस पर जाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार अनलॉक पे विचार तो कर रही है, सरकार को ये बात समझ में भी आ रही है कि अब वो सीमा खत्म होने जा रही है। अभी हमारे जो इसमें पैनल में जो महानुभाव बैठे हैं, इन्होंने एक बहुत मतलब हालांकि संक्षेप में कही, लेकिन उन्होंने इशारा किया था कि ऐसा नहीं हो कि आखिर सब्र का बांध टूट जाए, ऐसा न हो जाए। ये बात सरकार भी जानती है, ऐसा नहीं है सरकार को पता नहीं है। अच्छा, दूसरा, सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार को कोई लाभ नहीं है लॉकडाउन करने से। कोई सरकार को कोई फायदा हो रहा हो या सरकार में बैठे जो मंत्री हैं उनको कोई फायदा वायदा कुछ नहीं हो रहा है। उनके लिए दिक्कत यह है कि अभी भी जो विशेषज्ञ हैं और जो तीसरी लहर का जो खतरा दिखाया जा रहा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए क्या है कि जो चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि साहब अनलॉक करने में जल्दबाजी मत करो जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी दबाव में है जी। अच्छा, अकेला उनका दबाव नहीं है, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो गाइडलाइंस चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चलती हैं, वहां से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, अभी जैसे मान लो आपने खोल तो दिया, इधर तो यदि आपने वैक्सीन प्रॉपर लगा दी होती तो आज अनलॉक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन आज स्थिति हो गई कि एक तरफ तो अनलॉक करने की स्थिति उत्पन्न हो गई और दूसरी तरफ वैक्सीन पूरी लगी नहीं। यदि इसी पीरियड में हम लोग ठीक से 60%, 70%, 80% भी वैक्सीन लगा चुके होते तो फिर अनलॉक करने में खतरा नहीं था। ये सारी मजबूरियां हैं, उस बीच में विचार तो चल रहा है अनलॉक करने का, लेकिन जो एक कारण है मेडिकल वाला, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई राहत मिल सकती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भले लॉकडाउन हो जाए, होना भी चाहिए, लेकिन हमें तो लॉक करके रखना है अपने आप को। हमें अपने आप को ऐसे लॉक करके रखना है कि हमको जरूरत हो वो खिड़की खोले, नहीं तो बंद कर दें, जरूरत हो तो दरवाजा खोलें, नहीं तो बंद कर दें। अपने आप को लॉक करके रखना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ने क्या किया है, उसकी चेन को तोड़ा है। तो वो बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो है, चलन पे है, ऐसा नहीं वो नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास है, कईयों को पता ही नहीं लग रहा है, कई लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे, वो वैसे ही ठीक हो रहे हैं छोटी मोटी दवाई लेके। तो ये बीमारी तो चलेगी और इससे बचने का एकमात्र उपाय जो है वो यही है कि हम मास्क लगातार पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।
तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी अनलॉक होगा और शनैः-शनैः चीज़ों में सुधार आएगा और अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल ठप हो गई है, उसमें भी सुधार आएगा। और मैं पॉज़िटिव जो आप दोनों महानुभावों ने बात कही थी उसको जोड़ते हुए मैं कहता हूँ कि हमारा अनुभव रहा है, राजस्थान तो अकाल से जूझता रहा है कई बार, है ना? उसके अलावा गुजरात में आप देखो कितने भयंकर बाढ़ और सुनामियाँ वगैरह कितने देश ने झेले हैं, प्राकृतिक आपदाएँ। उसके बावजूद हम लोग वापस खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा जज़्बा है, ये हमारा जज़्बा है और ये मनुष्य में एक प्रवृत्ति है। वो कितना भी बुरा से बुरा वक़्त भी आता है, उसको भोगता है, भोगने के बाद में फिर खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृति खत्म हो जाती है। तो वो हमें पूरी उम्मीद है, संकट को हम भोग रहे हैं। इस संकट ने हमें बहुत कुछ शिक्षा भी दी है, हमारे जीवन पद्धति में भी इसने सुधार लाया है, उसके फ़ायदे भी हमारे साथ हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनलॉक होगा, शनैः-शनैः होगा और इकोनॉमी अपने आप पटरी पे आएगी। मैंने कल भी एक बात ज़ोर देके कही थी कि आज हम जिन लोगों को, गरीब लोगों को कह रहे हैं कि इनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले, मतलब बिल्कुल जो मतलब जिसको भिखारी कहना चाहिए, उनकी बात नहीं करता मैं। लेकिन जो डेली जैसे मान लो मोची है या ठेला चलाने वाला है, ठेला चला के फ्रूट बेचने वाला है या सोडा बेचने वाला है, जो बिल्कुल छोटा है, जो या गोलगप्पे बेचने वाला है। इस तरह का व्यक्ति डेली कमाता था और खाता था। उसको सरकार से किसी भी तरह की मदद की दरकार नहीं थी। उसने अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने जीवन स्तर को मेंटेन कर रखा था और उसको कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि वो जो तबका है, आज वो भीख माँगने की स्थिति में आ गया है। मतलब उसको कोई दे तो खाए वो, ये हालत हो गई है। लेकिन ये वो तबका है, मेरा पूरा विश्वास है, यही तबका हमारी इकोनॉमी को वापस खड़ा करेगा। आप देखना, ये इस तबके गौर करना, जैसे अनलॉक खुलेगा उन लोगों के लिए, ये लोग वापस खड़े हो जाएँगे, काम शुरू करेंगे, सरकार की उम्मीद नहीं बैठेंगे, खुद काम चालू कर देंगे, मज़दूर अपना काम चालू कर देगा। तो इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है और हमें पॉजिटिव बने रहना चाहिए और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि सरकार भले अनलॉक कर दे, हमें अपने आप को लॉक लगा के रखना है। जी। कुछ 2-3 कमेंट और आ गए, उसको बात करके निश्चित रूप से मुकेश जी से हम संदेश लेंगे और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। जो सरकारी नेता लॉकडाउन की का सलाह देते हैं, उनकी पूरी सैलरी लॉकडाउन तक लेने के लिए लगानी चाहिए सरकार से। लॉकडाउन बहुत ही स्टेटमेंट बदल जाएगा निश्चित रूप से, ये बात गिरधर साहब आपके कमेंट के ऊपर ये बात आई है एक्चुअल में। सर क्या कल बने लॉकडाउन, क्या कल निश्चित रूप से कल इस बारे में जानकारी आएगी। मेडिसिन लाइन भी खुल सकते हैं क्या? नहीं, मैकेनिक लाइन भी खुल सकती है। मैकेनिक लाइन भी, हाँ सॉरी, मैकेनिक लाइन भी खुलने की संभावना है। बिल्कुल मैकेनिक लाइन खुल सकती है। गिरधर भाई साहब के लिए लिख रहे हैं कि गिरधर जी बार बार जल पी रहे हैं, जो सही है, वेल हेडेड रखना चाहिए अपने आप को, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हाइड्रेट के लिए कह रहे हैं वो। और राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि सरकार कुछ अनलॉक अवश्य करेगी, आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार को निश्चित रूप से करना, सभी को करना पड़ेगा। कमल प्रकाश जी, अजमेर के पर्यावरण मुद्दों को लेकर पेज शुरू करने की गुजारिश है। मेरे को देखिए, मैं पेज की बात नहीं करता हूँ, मैं 2 चीजें बोलता हूँ ममता जी, आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दे देता हूँ। संदेश ये है कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन, अपने स्वयं के जन्मदिन के दिन वृक्ष नहीं, एक पौधा लगाना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को पालते हैं, उस पालते हुए बच्चे के रहते हुए, जिस तरीके बच्चे को पालने के साथ उसको पानी पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, इस तरीके से उस वृक्ष का ध्यान रखें, उसको बड़ा करें। और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, जैसे हमारे बच्चे बड़े होने के बाद हमारे कहने में नहीं रहते हैं, ऐसे पेड़ भी बड़ा होने के बाद हमारे कहने में नहीं रहेगा, फल भी देगा, उसके अंदर और भी लोग चीजें तोड़ के ले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है और ये मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए, स्वयं के नाम पे लगाना चाहिए, अपने परिवार के नाम पे लगाना चाहिए, और यदि आपके और कैपेसिटी है तो महापुरुषों के नाम के ऊपर वृक्षारोपण करना चाहिए। इस बार पृथ्वीराज जयंती जो है, उसके ऊपर एक पृथ्वीराज जयंती समारोह समिति के लोगों ने मिलकर एक तय किया है कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, एक वृक्ष पृथ्वीराज के नाम लगाने का संकल्प लें। और ऐसा ना हो कि वो फोटो खींच रहे हैं, वो फोटो ही आपके पास रह जावे, वो असलियत में वो वृक्ष भी रहना चाहिए। ये मेरा एक संदेश है। निश्चित रूप से संदेश के ऊपर करेंगे और निश्चित रूप से
कभी आपको ममता जी आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकती हैं, और हमको जुड़कर हमारे साथ में कोई भी बात रखना चाहती हैं, निश्चित रूप से आपको हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और किसी भी विषय के ऊपर आपको लगता है, आप हमारे को मोबाइल नंबर यदि आप उपलब्ध कराएंगी तो निश्चित रूप से हम आपको इन सब चीजों के ऊपर आपको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। किसी अच्छे शो के अंदर आपको जोड़कर हम लोगों को निश्चित रूप से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सोनी जी लिख रहे हैं, सुनारों की दुकान खुलेगी क्या? सुनारों की दुकान तब खुलेगी जब सोने वालों की दुकान खुलेगी। सोने वालों की दुकान खुले नहीं खुली और सुनार की दुकान खुल गई तो खोल के भी क्या करेंगे। निश्चित रूप से सोने की दुकानों को खोलने के ऊपर भी सरकार प्रयत्न कर रही है, वो खुलेगी तो निश्चित रूप से सुनारों की दुकान खुलेगी, क्योंकि हमारे गिरधर तेजवानी जी सुनारे हैं, तो निश्चित रूप से उसको पक्ष को ज्यादा अच्छे ढंग से रख पाएंगे। और ये हमारे एक हैं कि वो निश्चित के पेड़ कट रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। निश्चित रूप से ममता जी आपका दर्द बिल्कुल सही है कि पेड़ कट रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था उस दिन कि मैंने एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार ने मुझे फोटो भेजी थी। मैंने गिरधर ऐसा उस दिन जिक्र किया था कि एक ट्रक जा रही है, उसमें बहुत सारे वृक्ष कटे हुए जा रहे हैं, एक टैक गाड़ी लेके जा रहा है, और एक दूसरी ट्रक आ रही है जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन के सारे जितने भी प्लांट है ना, वो सारे चढ़ के हमारे शहर की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ तो पेड़ कट के जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो सारे के सारे कट कर आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से वारी है। हमारे साथ में निश्चित रूप से अभी जो जुड़े हुए थे मुकेश जी, वो शायद हमारे साथ में संपर्क में हमारे से टूट गया उनका, तो निश्चित रूप से गिरधर साहब एक बार आवाज कर कर चालू कर जो भी निश्चित रूप से आप संदेश देना चाहते हैं, एक बार संदेश दें तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था रुक गई है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये एक व्यापारी की नहीं रुकी है, सभी तरफ की व्यवस्थाएं रुक गई हैं, और ये अर्थव्यवस्था सिर्फ व्यक्ति की नहीं रुक गई है, ये अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार की भी रुक गई है। सरकार भी इस चीज को लेकर चिंतित है, आने वाले समय के अंदर क्या होगा, आने वाले समय के अंदर किस तरीके होगा, ये खुद एक अपने आप में चिंता का विषय। गिरधर साहब जी। जी बिल्कुल सही बात है। दरअसल जो इकोनॉमी जो हमारी टूटी है, अर्थव्यवस्था जो मतलब सिस्टम जो उसका जो ब्रेक हो गया है, उसका एकमात्र कारण जो है ये लॉकडाउन, एकमात्र कारण ही लॉकडाउन है। जी जी। यो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं अलग अलग कारणों से, और वैश्विक कारणों से आते हैं या इंटरस्टेट कारणों से आते हैं, लेकिन अभी जो इस समय इकोनॉमी जो सिस्टम में जो गड़बड़ आई है, उसकी वजह से जो है ये जो लॉकडाउन है। मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो जिस तबके को आर्थिक दिक्कतें आई हैं या जिन पे कर्जा चढ़ा है, उसका तो यदि सरकार कुछ मदद कर सकेगी तो उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। लेकिन जैसे ही अनलॉक होगा, मतलब यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो ये खत्म नहीं होने वाली है, कोलैप्स नहीं होगी। जैसे ही सिस्टम खुलेगा तो ये वापस अपनी पटरी पे आ जाएगी, इसीलिए इसको लेकर बहुत चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस समय हम ये बात करें तो इस समय कहना थोड़ा अनुपयुक्त लग सकता है, लेकिन हकीकत ये है संकट में हम हैं, लेकिन ये संकट टल जाएगा जैसे ही मार्केट खुलेगा और हमारी जो दिनचर्या आरंभ होगी, दुकानें खुलेगी, इनकम चालू होगी, तो ये सिस्टम आ जाएगा। देखिए पिछली बार का अनुभव भी हमारा यही है। उसके बाद में बिल्कुल बड़े खुशहाल टाइप की जिंदगी हम लोग जी रहे थे, और ये अलग बात है कि हमें गलतफहमी हो गई थी कि कोरोना खत्म हो गया, उसी वजह से दूसरी लहर को झेलना पड़ा। लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और पॉजिटिव बने रहना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है संभवतः आज रात तक लेट नाइट या कल जो है, कल तो उनको करना ही है यदि इसमें कुछ करना है तो कुछ न कुछ राहत देगी, और उस राहत को स्वीकार करते हुए हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना भी है और अपने आप को स्व नियंत्रण में भी रखना है और अर्थव्यवस्था में शामिल होना है। जी जी बिल्कुल ही परफेक्ट चीज कही है गिरधर साहब आपने। और एक हमारे जाते जाते दो कमेंट और हैं, हम सबको देखकर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की निश्चित रूप से सुरक्षा होगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक दिया है कि भाई उन्होंने तीसरी लहर की तैयारी कर ली है। आप मेरे को मेरा प्रोवाइड कर दें, जो मेरा नीचे नंबर है ममता जी, इस नंबर के ऊपर आप भेज दें, ये हमारी कंपनी का नंबर है, इस नंबर पे आप उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से आपका वो जो नंबर मेरे पास आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी बातचीत करके हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम निश्चित रूप से जो हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था रुक गई है, ये बात बिल्कुल सही है, सभी तरफ से अर्थव्यवस्था रुक गई है। हमने निश्चित रूप से पैनलिस्टों से भी जानने की प्रयास किया और हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली। आज के कार्यक्रम में इतना ही। निश्चित रूप से गिरधर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, आई में पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं। घर रहें, सुरक्षित रहें। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, आई में पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं। घर रहें, सुरक्षित रहें।